इस हमले का हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। ईरान पर जो इसराइल ने हमला किया हम उसमें मुलविस नहीं थे। इसराइल तो ऑलरेडी एक जंग की दलदल में पहले से फंसे, डायरेक्टली ईरान को निशाना जो है वो नहीं बना सकते इतने बड़े पैमाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ लारब हसन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। क्या ईरान जो दोबारा है वो इसराइल पर हमला कर सकता है, और ईरान दोबारा इसराइल पर हमला क्यों करेगा, तो ये सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ईरान ने हमेशा से इसराइल के खिलाफ जब भी जंग की है तो वो डायरेक्टली कभी भी इसराइल के साथ एंगेज नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने हमेशा अपनी प्रॉक्सीज को प्रमोट किया, अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट किया है। चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, या चाहे वो दूसरे हौसी हों, या जो भी हों, चाहे वो यमन की अफवाज हों, तो या आप आजकल आप देख सकते हैं कि लबनानी अफवाज हों, तो उनको प्रमोट करके हमेशा ईरान ने जो है वो इसराइल को बीट किया, इसराइल के खिलाफ जंग किया है। लेकिन नाज़रीन, कुछ इस तरह के वाक़यात भी हुए कि जिनके बाद ईरान को डायरेक्टली इसराइल के साथ जंग में एंगेज होना पड़ा और उसको डायरेक्टली इसराइल पर हमला करना पड़ा। जैसा कि आपको पता है कि उनके सदर इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर में डेथ हुई थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इस्माइल हानिया साहब थे उनकी तेहरान के अंदर डेथ हो गई। उसके एक ही महीना बाद जो है उसके हिजबुल्लाह के लीडर थे जनाब हसन नसरुल्लाह साहब, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद ईरान के लिए एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जिसके बाद ईरान को उस जंग में डायरेक्टली एंगेज होना पड़ा, और ईरान ने डायरेक्टली इसराइल पर तकरीबन 300 से 400 रॉकेट जो हैं तो वो दाग दिए और डायरेक्टली जो है उस जंग में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन फिर उसके बाद ईरान ने दोबारा से अपनी प्रॉक्सीज को प्रमोट किया, जिसमें हिजबुल्लाह और हमास को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके और इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर दी उन प्रॉक्सीज के थ्रू। आपको बताते चलें कि ईरान ने अभी रिसेंटली जो अपना बजट था तो उसमें जो उन्होंने जंगी बजट जो अपना रखा है, जो अपनी मिलिट्री के लिए जो बजट रखा है, उसको उन्होंने 200% तक बढ़ा के और 30 अरब डॉलर तक कर दिया है। तो उनकी जो रिसेंट अभी रिपोर्ट्स आई हैं तो उनका और इसराइल का जो आर्मी का बजट है वो बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो इस वक्त मालूम तो ये हो रहा है कि ईरान एक और बड़े हमले की तैयारी जो है वो कर रहा है इसराइल के खिलाफ, जो कि उसमें वो डायरेक्टली एंगेज होगा। ईरान जो है वो डायरेक्टली इसराइल पर हमला करने में कामयाब क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो ईरान के साथ कोई डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व नहीं है, ईरान किसी भी डायरेक्टली जंग में एंगेज नहीं है, जो कि उसकी जोग्राफियाई जो हदें हैं उनके साथ ही शुरू, क्योंकि इसराइल तो ऑलरेडी एक जंग की दलदल में पहले से फंसा हुआ है। 3 से 4 तरफ से उस पर ऑलरेडी हमले हो रहे हैं और 3 से 4 किस्म के मुल्कों के साथ वो ऑलरेडी जंग में एंगेज है। तो इसलिए वो डायरेक्टली ईरान को निशाना जो है वो नहीं बना सकते इतने बड़े पैमाने पे। जो सबसे मेन चीज है वो है ईरान की जोग्राफियाई हदें, जो कि ईरान टेरिटोरियल बेस्ड एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, और इसराइल के लिए उसकी फौजी तनसीबात या उसकी दूसरी जो उसके सिटीज हो गए ईरान के, या ईरान के दूसरे हजारों साइंसी और तकनीकाती जो मराकज हैं, उनको निशाना बनाने में इसराइल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है। अगर हम दूसरी जानब देखें तो वो मुश्किलात जो हैं वो ईरान के लिए बिल्कुल पैदा नहीं होती, क्योंकि वो इसराइल को ऑलरेडी 3-4 प्रॉक्सीज के साथ एंगेज कर चुका है। तो इसलिए ईरान और इसराइल की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं वो भी इसराइल उनमें भी बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही एक छोटा कंट्री है। तो इसलिए ईरान को उस पर हमला करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। अभी अगर आप नाज़रीन रिसेंटली भी देख लें, जो इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो उसमें जो इसराइल का वो जो निशाने उन्होंने बनाए हैं तो वो उसमें कामयाबी से अहदाफ को जो है वो निशाना नहीं बना सके, और इसराइल के खिलाफ जो ईरान का जो डिफेंस सिस्टम था वो भी बड़ा अच्छे तरीके से एक्टिवेट था, और उन्होंने इसराइल के जो पूरे का पूरा उन्होंने जो सिस्टम एक लॉन्च किया उसको उन्होंने तबाह कर दिया और उसको मार के गिरा दिया। अब जो ईरान एक स्ट्रेटजी चला रहा है, क्योंकि उनको प्रॉक्सीज के थ्रू भी मार रहे हर तरफ से, वो इसराइल की जो जड़ें हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता से काट रहा है ईरान। और ईरान ये चाहता है कि वो डायरेक्टली कोई इस तरह का बड़ा हमला ना करे जो कि उनको बाद में अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसका जवाब देना पड़े, या बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो भी ईरान के खिलाफ आ जाएं। इसराइल को अमेरिका सपोर्ट करे, इसराइल को फ्रांस सपोर्ट करे, इसराइल को जर्मनी सपोर्ट करे। तो यहाँ पर अगर आप ईरान की साइड पे देखें तो ईरान की साइड पे चीन भी इस वक्त मौजूद है, इस वक्त रशिया भी ईरान की साइड पे मौजूद है। अभी रिसेंटली जो चीनी नुमाइंदा था, चीनी सफीर था, उसने भी अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि हम जो ईरान की खुद मुख्तियारी और इलाकाई सालमियत की कदर करते हैं, और इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया उसकी हम मजम्मत करते हैं, और इसराइल को हम कहते हैं कि ये जो जारहियत है और ये जो उन्होंने सिचुएशन क्रिएट की हुई है मशरिक़ वस्ता में, उसको जल्द अज जल्द ख़त्म करें। इसके साथ साथ उसी जगह पे अमेरिका का जो वजीर था, अमेरिका का जो सफीर था, उसने कहा है कि हम इस हमले में इसराइल का साथ बिल्कुल नहीं देंगे, और हम ईरान पर जो इसराइल ने हमला किया हम उसमें मुलविस नहीं थे।
ہم اسرائیل کے صرف اپنے جو شہری ہیں، اپنے جو اس کے کنٹری کے لوگ ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے رہیں گے اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیں گے، اور جو اس کی قابض زمین ہے اس کو بھی چھڑوانے میں بھی ہم اسرائیل کے ساتھ ہوں گے، لیکن ہم کبھی بھی اسرائیل کو ایران پر حملے کے لیے سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ناظرین وہاں پر الیکشن چل رہے ہیں، تو وہ ایک اپنا امیج بنانے کے لیے ادھر کی حکومت ابھی اس لیے یہ سب کچھ ڈرامہ رچا رہی ہے، ورنہ تو امریکہ ہر حملے میں اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، اور ہر حملے میں امریکہ کے ہتھیار جو ہے وہ اسرائیل یوز کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو یہودی لابی بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے ہی وہاں کا جو اپنا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں کے الیکشنز ہوتے ہیں، سب کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تو وہ تو سارے ان کے پٹھو ہوتے ہیں اور ان کے ہی کام کرتے ہیں، تو یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا۔ تو وہاں پر جو ایرانی سفیر تھا اس نے کہا ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کا ساتھی رہا ہے، اور ایران والے حملے کے بھی وہ جلد از جلد ذمہ داری قبول کریں گے، اور اس حملے کا ہم جلد سے جلد جواب دیں گے۔